हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग करेंगे 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए बेटा, एनसीईआरटी सोल्यूशन के लिए रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, इसका क्या रीजन हो सकता है बेटा? तो सबसे बड़ा रीजन है इसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कंट्रास्टिंग जो फीचर थे वो काफी आसानी से देखने को मिलते थे। जैसे ड्वार्फ का कंट्रास्टिंग टॉल था, रिंकल्ड का कंट्रास्टिंग राउंडेड सीड था, येलो का ग्रीन पॉट था, व्हाइट का पर्पल फ्लावर था एंड सो ऑन। इसी तरह बहुत सारे होते थे। और आपको पता होगा कि जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता था। बाइसेक्सुअल होने से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता था, और सेल्फ पॉलिनेशन अगर आसानी से हो जाता था तो क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन सेम ट्रेट कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे, यानी इनमें वेरिएशंस नहीं आता था। लेकिन इन्होंने इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लिया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या किया इन्होंने, इसके स्टेमन को कट कर दिया, कट करके हटा दिया, लेकिन पिस्टिल को या कार्पल को बिल्कुल भी इन्होंने टच नहीं किया, यानी उसको अनडिस्टर्ब रखा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और इस तरह से इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लिया। तो देखिए क्या लिखा है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली be achieved through the emasculation and where in the stamen of the flower is plucked, यानी तोड़ के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन किसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया, पिस्टल या कार्पल को। फिर अगला पॉइंट क्या है, लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट था, इसलिए रिजल्ट आसानी से मिल जाता था और एक जनरेशन में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते थे। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या अंतर है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में क्या अंतर है, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंस और रेसेसिव में क्या अंतर है। डोमिनेंस और रेसेसिव में यह अंतर है कि देखिए, अगर कोई भी कैरेक्टर, कोई भी एलील या कोई भी कैरेक्टर अपने आप को इस अवस्था और इस अवस्था दोनों में एक्सप्रेस कर ले, देखो अगर रेसेसिव है तो भी एक्सप्रेस हो रहा है, और अगर रेसेसिव एलील नहीं है तो भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको डोमिनेंस बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए रिसेसिव ट्रेट। देखिए यहाँ प्रेजेंट है रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ एब्सेंट है, फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये डोमिनेंट होगा। तो ये डोमिनेंट होगा। जबकि रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब डोमिनेंट वाला एलील या ट्रेट एब्सेंट हो। तो क्या लिखा है, रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इफ द एब्सेंस ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट। देखो इसमें कोई डोमिनेंट नहीं है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे इसका रियल कलर हम बताया आपको, रेड आएगा, इसका भी रेड आएगा, इसका व्हाइट आएगा। ठीक है, एग्जांपल हो गया जैसे राउंडेड सीड, वायलेट कलर, ये दोनों डोमिनेंट थे। इसी तरह व्हाइट फ्लावर, ये रेसेसिव ट्रेट है। ड्वार्फ प्लांट, ये रेसेसिव ट्रेट है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, देखिए अगर पर्टिकुलर ट्रेट में होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों एलील सेम होंगे, और यहाँ पे भी देखिए दोनों एलील सेम होंगे। हेट्रोजाइगस क्या होता है, अगर दोनों एलील डिफरेंट हो, तो क्या लिखा हुआ है, होमोजाइगस कंटेन्स टू सिमिलर एलील। ये देखिए इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर है। हेट्रोजाइगस कंटेन टू डिफरेंट एलील। ये देखिए ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, डिफरेंट हो गया। और ये कितने प्रकार के गैमेट बनाएंगे, एक ही प्रकार के। देखो जैसे इनका गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इनका गैमेट बनेगा स्मॉल आर, लेकिन इनके दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, 50% गैमेट स्मॉल आर वाले और 50% कैसे होंगे, कैपिटल आर वाले, यानी 50-50% दोनों प्रकार के बनेंगे। फिर आगे देखते हैं, होमोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी का उदाहरण दिया है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का उदाहरण दिया है, बात एक ही है। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्या होता है, यदि किसी क्रॉस में पेरेंट के बीच, अगर दो पेरेंट के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो उनके बीच में एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले, अगर एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले तब इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी इट इज द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट डिफरिंग इन ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके चलेंगे तब इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। यदि आपने दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, टॉल का उल्टा ड्वार्फ, तो ये कितना हुआ, एक पेयर हुआ ना, एक पेयर हुआ। ये डोमिनेंट ट्रेट हुआ और ये रिसेसिव ट्रेट हुआ, एक पेयर हो गया। यहां पे आपको दो पेयर लेना है, जैसे येलो का उल्टा राउंडेड, तो ये हो गया एक पेयर, और ग्रीन का उल्टा येलो हो जाएगा, और रिंकल्ड का उल्टा राउंडेड हो जाएगा। तो ये देखिए ये कलर के हिसाब से ट्रेट हो गया और ये शेप के हिसाब से ट्रेट हो गया, दो ट्रेट हो गए, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकी।
ये एनसीईआरटी के पीछे के सारे एक्सरसाइजेस में करा दे रहा हूं ताकि नीट वगैरह में भी आए या फिर आपको फाउंडेशन लेवल पे इसकी जरूरत पड़े तो भी आप कर सकते हो। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकी, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस। तो देखो पहले ये देखो 4 लोकी कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये मम्मी का क्रोमोसोम है बेटा, ये पापा का क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जो जीन बैठे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं एलिलिक पेयर। क्या बोलते हैं? एलिलिक पेयर। अब जरूरी नहीं कि ये पेयर सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कितने लोकेशन पे बैठे हुए हैं? 4 लोकेशन पे बैठे हुए हैं। और इन्होंने कह दिया कि ये हेट्रोजाइगस हैं। ये कैसे हैं? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है मतलब डिफरेंट है। लोकेशन 4 हो गई परंतु ये डिफरेंट है सारे। जैसे कैपिटल एम के सामने स्मॉल एम बैठा है, कैपिटल ओ के सामने स्मॉल ओ बैठा है, कैपिटल पी के सामने स्मॉल पी बैठा है, ठीक है, कैपिटल एन के सामने स्मॉल एन बैठा है। अब बताओ क्या होगा? इसके लिए सीधे ऐसे फार्मूला निकाल सकते हैं, जितनी हेट्रोजाइगोसिटी हो, जितनी हेट्रोजाइगोसिटी हो 2 की पावर लगा दो। तो 2 की पावर 1 2 3 4, 4 लोकेशन मतलब 4 हेट्रोजाइगोसिटी। 4 हेट्रोजाइगोसिटी तो आंसर आ जाएगा 16 डिफरेंट गैमेट बन जाएंगे। 16 डिफरेंट गैमेट बन जाएंगे, सीधे हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज हो रहा है? तो आंसर आएगा द लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल। इट स्टेट्स दैट a dominant allele express itself in a monohybrid cross and suppress itself of a recessive allele। मतलब बोला गया कि डोमिनेंट वाला जो होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, जबकि रेसेसिव का कैरेक्टर छुपा देता है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर का रियल कलर क्या मानेंगे? रेड, क्योंकि ये देखो डोमिनेंट एलील है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये रेसेसिव एलील है, इसका कैरेक्टर इसने सप्रेस कर दिया। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। बट द रेसेसिव एलील for a specific character is not vanished but remain masked or hidden in the progeny of F1 generation। अब बोला गया ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर खत्म हो गया, ये छुपा हुआ है। जब इसको मौका मिलेगा सबसीक्वेंट जनरेशन मतलब F2 जनरेशन में, तब फिर ये अपने आप को फिर से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। यानी F2 जनरेशन में इसको मौका मिलने की देर है, जैसे ही मौका मिलेगा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। एग्जाम्पल, when a monohybrid cross of pea plant, जैसे कैपिटल आर राउंडेड सीड के लिए, रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर ले लिया। अगर हम लोग इसको क्रॉस कराएं कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो फिर आप देखो क्या होगा, ये इसका गैमेट बनेगा आर, इसका गैमेट बनेगा आर, और अगर हम इसको F1 जनरेशन में ले जाते हैं तो इसका ऑर्गेनिज्म बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बताओ ये इसके ऊपर डोमिनेट हो गया तो कैसा हुआ? ये राउंडेड, ये रिंकल, तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा? राउंडेड सीड बन गया। अब F2 जनरेशन में जाने के लिए क्या करते हैं? F2 जनरेशन में जाने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करा देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करा दोगे तो इस तरफ चेकर बोर्ड बना दो, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट बना, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट बना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 3 हो जाएंगे राउंडेड और 1 हो जाएगा रिंकल्ड। अगर हम देखेंगे बाहर से तो 3 राउंडेड 1 रिंकल्ड, ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। जबकि जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? जीनोटिपिक रेशियो देखिए, ये प्योर राउंडेड, ये दोनों जो होता है ये हाइब्रिड राउंडेड, तो यानी 1:2:1, तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्योंकि कैपिटल आर 1 है, कैपिटल स्मॉल आर 2 है, और ये देखिए स्मॉल आर 1 है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो। यही चीज यहाँ पे बता दी गई है, ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिजाइन ए टेस्ट क्रॉस। डिफाइन करिए और उसको डिजाइन करके बताइए कि टेस्ट क्रॉस कैसे होता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? यदि किसी F1 इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का हो, F1 इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का है, तो फिर उसका हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें। फिर से समझो, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट थे, हमने जब इनको क्रॉस कराया तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ये बनेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? F1 जनरेशन का प्रोडक्ट है। तो ये देखो डोमिनेंट एक्सप्रेशन वाला है कि रेसेसिव, तो यही बोल रहा है। अगर F1 इंडिविजुअल में डोमिनेंट फिनोटिपिक वाले को ले लें तो इसको ले लिया, और इसका क्रॉस किसके साथ करा दें? ये होमोजाइगस रेसेसिव से, इसका क्रॉस इससे करा दें होमोजाइगस रेसेसिव से, तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस ये जानने के लिए किया जाता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो यहाँ पे है वो
अपने आप को होमोजाइगस कैरेक्टर में एक्सप्रेस कर रहा है या हेट्रोजाइगस कंडीशंस में एक्सप्रेस कर रहा है? बताइए क्या पता चल जाएगा टेस्ट क्रॉस से? टेस्ट क्रॉस ये बताता है कि F1 इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है वो अपने आप को होमोजाइगस स्टेज में मेंटेन किए हुआ है या फिर हेट्रोजाइगस स्टेज में मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, सैंपल टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, इसका क्रॉस इससे करा दिया, F1 में ये बन गया, अब इसका क्रॉस इससे करा दिया, इससे क्रॉस करा दिया, तो फिर क्या होगा? अगर सोच के देखो, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग होगा, यहाँ पे तो केवल स्मॉल टी बनेगा। तो आप बताइए अगर दो टाइप के प्लांट बनेंगे, दो टाइप के प्लांट बनेंगे तो हेट्रोजाइगस होगा, और अगर ये होमोजाइगस होता, मान लो कैपिटल टी होता, तो ये भी केवल कैपिटल टी गैमेट बनाता, तो कितने टाइप का प्लांट बनता? वन टाइप का। तो कैसा होता? तो होमोजाइगस कंडीशन होती। तो बताइए कैसे क्लियर हो जाएगा कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? टेस्ट क्रॉस करा के यदि आपको दो टाइप के एक्सप्रेशन नजर आए तब इसे बोलेंगे हम लोग क्या? हम इसे बोलेंगे कि ये जो आपका गिवन F1 जनरेशन में जो प्लांट था वो है आपका होमोजाइगस कंडीशन में, और दो टाइप का मिले तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने वैसे ही करा के दिखाया है। 6. यूजिंग ए पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर in a first filial generation यानी F1 generation after a cross between the homozygous female and a heterozygous male for a single locus। ठीक है, बोल रहे इसको क्रॉस करा के देखो। तो देखो गुनिया पिग में there is a cross carried out between the heterozygous male with a black कोट कलर, यानी इसको एक्सप्रेस किया गया कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, और फीमेल हैविंग व्हाइट कोट कलर यानी स्मॉल बी। मेल में दो टाइप के गैमेट बनेंगे क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये देखो कैपिटल बी 50% बनेगा, 50% स्मॉल बी बनेगा, जबकि फीमेल होमोजाइगस है तो इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ये देखिए कैपिटल स्मॉल बी ओनली। अब क्या हो जाएगा? अब जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? वो सेम निकलेगा, 1:1 निकलेगा। कैसे? देखो पेरेंट एक था कैपिटल बी स्मॉल बी और फीमेल थी स्मॉल बी, इनके गैमेट दो टाइप के बने, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, इनका एक ही प्रकार का बनेगा केवल स्मॉल बी टाइप के। अब चेकर बोर्ड बना लीजिए, चेकर बोर्ड को भर लीजिए, तो देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले दो बने, यानी ब्लैक कलर कोट वाले दो बने, स्मॉल बी वाले दो बने, यानी इसमें भी दो आया, तो रेशियो कितना गया? 1:1। जीनोटिपिक रेशियो भी यही आएगा और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आएगा। यही चीज यहाँ पे पूछी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टॉल प्लांट विद द येलो सीड, यानी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर हम इसका क्रॉस करा रहे हैं टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? किनका? टॉल और ग्रीन का और ड्वार्फ और ग्रीन का। इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सीधे सीधे क्या करना है, आइए टॉल येलो सीड प्लांट ले लिया और ये आपका जीनोटाइप दिया हुआ है, टॉल ग्रीन सीड प्लांट दे दिया और ये जीनोटाइप दिया हुआ है। इसके गैमेट बनाइए, इसके चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई। इसके दो ही बनेंगे, कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल टी के साथ स्मॉल वाई। ये गैमेट इस तरफ लिख दो चेकर बोर्ड में, ये गैमेट इस तरफ लिख दो चेकर बोर्ड में। चेकर बोर्ड में खाने कितने बनेंगे? चार गैमेट इधर है, दो गैमेट इधर है, तो 8 खाने बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब इसके गैमेट हमने इधर लिख दिए, दो गैमेट, इसके चारों गैमेट हमने इस खाने में लिख दिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही इसका इससे कराइए, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा। इस तरह से सारे चेकर बोर्ड भर जाएंगे। जब सारे चेकर बोर्ड भर जाएंगे तो आप एक काम करिएगा, क्या करिएगा देख लीजिए, किसमें टॉल और क्या पूछा है? ग्रीन, टॉल एंड ग्रीन। तो ये देखो ये तो टॉल एंड येलो है, ये भी टॉल एंड येलो है, ये देखिए टॉल एंड ग्रीन है, टॉल एंड ग्रीन है, ये देखिए टॉल एंड ग्रीन है, ये देखिए ड्वार्फ एंड ग्रीन है, तो 3 आए। अब क्या पूछा? ड्वार्फ एंड ग्रीन। ड्वार्फ एंड ग्रीन कितने आएंगे? चेक करो, ड्वार्फ और ग्रीन केवल एक ही आ रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा। ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है, केवल एक आएगा, तो रेशियो आ गया 3:1। फिर पूछा है 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस्ड, 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट को हमने क्रॉस कराया है। इफ द 2 लोकी आर लिंक्ड, अगर दो लोकेशन लिंक्ड हो, विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ F1 जनरेशन फॉर ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो क्या होगा?
देखिए, द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज लिंकेज। मतलब जब एक ही क्रोमोसोम पे बहुत पास पास लोकेशन में दो जीन बैठे हों, तब इससे क्या बोलते हैं, लिंकेज। जैसे दो एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हो तो उनमें दोस्ती हो जाएगी तो वो लिंक्ड हो जाएंगे। इफ द जीन आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर इनहेरिट टुगेदर, अब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे भी तो अलग नहीं होंगे, जबकि इनको अलग हो जाना चाहिए था, परंतु ये दोस्त बन गए, ये लिंक हो गए, इसलिए ये अलग नहीं होंगे। ठीक है। इफ हेट्रोजाइगस पेरेंट एग्जिबिट लिंकेज, बोल रहे हैं मान लो ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है, इनके अंदर अगर लिंकेज हो जाए तो क्या होगा, तो पेरेंट ऐसा ले लिया गया, इनका जीनोटाइप बता दिया गया कि ब्लू और लॉन्ग होगा, ये ब्लू और लॉन्ग होगा। phenotype in F1 in all the possible may exhibit parental character as the gene completely linked। देखो phenotype सबका एक जैसा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जीन कंप्लीटली लिंक्ड है, तो सारे ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होंगे, सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंट के समान होंगे। with all the possibilities genotype in F1 progeny can be display blue long of phenotype इन above mentioned एग्जाम्पल, मतलब सबका जो पॉसिबल जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, ब्लू लॉन्ग ऑफ फिनोटाइप इन द above mentioned एग्जाम्पल। हाउएवर अगर लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाता तो क्या होता, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो घटने लगता और न्यू कॉम्बिनेशन जो हो जाता वो बढ़ जाता है। यानी क्या लिखा, द पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल कंपैरेटिवली बी मोर देन द न्यू कॉम्बिनेशन विच आर लेस इन नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल कैरेक्टर पहले की तुलना में कम होता है और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर पहले की तुलना में बढ़ जाता है। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या योगदान रहा है, आइए देखते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, जीन को क्रोमोसोम के पर पोजीशन को दर्शाया, जीन क्रोमोसोम पे होते हैं उसको उसकी पोजीशनिंग को इन्होंने ही दर्शाया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज इन्होंने ही दिया, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट लिंकेज इन्होंने ही दिया, अनलिंक जीन को पहचानना इन्होंने ही बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इन्होंने ही दी, सेक्स डिटर्मिनेशन और इनहेरिटेंस इन्होंने ही दिया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाला मेथड इन्होंने ही दिया। Morgan stated that chiasma type hypothesis demonstrating that chiasma cause crossing over, chiasmata बनता है ना जिसको ऑप्टिक जिसको chiasma भी बोलते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर के समय होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि रिकॉम्बिनेशन frequency between the two linked gene is directly proportional to the distance between both of them। मतलब जीन जितने ज्यादा दूर होंगे, जीन जितने ज्यादा दूर होंगे, रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आगे प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी इन्होंने प्रपोज की। उसके अलावा इन्होंने क्रोमोसोमल मैपिंग भी करी, उसके अलावा इन्होंने स्टडी ऑफ म्यूटेशन भी किया। तो ये इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस से हमें क्या फायदा होगा, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस हमारे इनहेरिटेंस का एक रिकॉर्ड होता है, जेनेटिक ट्रेट का, जो कि 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन तक हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फैमिली ट्री। हम अपने फैमिली ट्री को दर्शाते हैं कितनी जनरेशंस को, लगभग 2 से 3 जनरेशंस को, जिसमें हमें रोगों का पता लगता है कि कितने बच्चों में रोग होगा, किसमें नहीं होगा, माता पिता यदि रोगी हैं तो बच्चों में जाएगा कि नहीं, माता पिता में अगर कैरेक्टर नहीं दिख रहा है तो बच्चों में जाने की क्या संभावना है। तो पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली विच इज यूज्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए यूज किया जाता है। क्या है ये, बड़ी पावरफुल टूल है। क्या करने के काम आएगी, ट्रेस करने के काम आएगी। क्या ट्रेस करने के काम आएगी, मैंने बताया था, कोई भी डिजीज या एबनॉर्मेलिटी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी फैल रही है तो इस पेडिग्री एनालिसिस से पहले ही पता चल जाएगा। फिर क्या है, इट इज हेल्पफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर टू सजेस्ट कपल about the possibility of having children with the genetic abnormalities such as color blindness, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। मतलब मान लो मुझे कोई रोग है,
और मेरी वाइफ को वो रोग नहीं है, या उसको कोई रोग है, मुझे कोई रोग नहीं है, हम लोग जेनेटिक काउंसलर के पास गए, हमने कहा अगर हमारी मैरिज हुई तो बताइए क्या दिक्कत आएगी बच्चों में, कितनी संभावनाएं हैं रोग पहुंचने की, वो मुझे बता देगा, तो क्या ऐसी मैरिज करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, द एनालिसिस ऑफ हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग द ओरिजिनेशन ऑफ ट्रेट एंड फ्लो ऑफ एंसेस्टर। फ्लो ऑफ एंसेस्टर मतलब ये पता लग जाएगा कि एंसेस्टर में कौन से ट्रेट थे और हमारे अंदर उनके आने की कितनी पॉसिबिलिटी यानी संभावना है। फिर आगे क्या है, इट इज हेल्पफुल सजेस्टिंग दैट मेंडल प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू द ह्यूमन जेनेटिक्स विद द सम अल्टरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, सेक्स रिलेटेड लिंकेज एंड कैरेक्टर्स। मतलब पिडिग्री एनालिसिस से ये साफ जाहिर होता है कि मेंडल का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल करेक्ट है, मेंडल का जो इनहेरिटेंस का सिद्धांत है वो बिल्कुल करेक्ट है। हेल्पफुल इन रीजनिंग व्हाई द मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव इज हार्मफुल। इससे पता चलेगा कि क्लोज रिलेटिव के बीच में जो मैरिज होती है उससे वेरिएशंस पैदा नहीं होते, वेरिएशंस पैदा ना होने के कारण बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि नेचर हमें रिजेक्ट कर देगा। और हेल्पफुल इन एक्सटेंसिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में काफी तरक्की मिलेगी। ह्यूमन बीइंग का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, सीधी सी बात है, यहां देखिए पापा के पास 46 क्रोमोसोम, मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम, तो पापा के पास क्या होगा, पापा के गैमेट में 23 जाएंगे, मम्मी के गैमेट में भी 23 जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पापा के गैमेट में 22 ऑटोसोम होंगे तो मम्मा के गैमेट में भी 22 ऑटोसोम होते हैं, लेकिन पापा के पास एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, मम्मा के पास हमेशा एक्स होगा। अगर अगर सोचो स्पर्म बना तो स्पर्म क्या लेके आएगा, 22 प्लस एक्स ला सकता है या 22 प्लस वाई ला सकता है। मम्मी के ओवम में हमेशा 22 प्लस एक्स आएगा। अगर यहां से 22 प्लस एक्स आया तो 44 प्लस एक्स एक्स यानी फीमेल बेबी बन गई। और अगर 44 प्लस एक्स वाई हो गया, अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज हुआ तो 44 प्लस एक्स वाई तो मेल गैमेट बन जाएगा। मतलब मेल ने सेक्स डिटरमाइन किया कि फीमेल ने सेक्स डिटरमाइन किया, मेल ने सेक्स डिटरमाइन किया, मेल ने सेक्स डिटरमाइन किया। और देखिए बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि फीमेल आर होमोगैमेटिक, फीमेल ने एक ही प्रकार का गैमेट बनाया, केवल कौन सा 22 प्लस एक्स, ये देखिए, जबकि मेल ने दो प्रकार के बनाए, इसलिए इसको हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। कौन से 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। और फिर उन्होंने वही बोल दिया, अगर एक्स एक्स जुड़ेगा तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई के साथ जुड़ा तो मेल बनेगा। और बनने के चांसेस क्या होते हैं, 1:1, 1:1। और यहाँ पे मेल हेटेरोगैमेटिक शो कर रहा है, लेकिन कभी कभी नेचर में फीमेल हेटेरोगैमेटिक भी देखी गई है, लेकिन वो हम इंसानों में नहीं होती है, दूसरे एनिमल्स में होती है। 12th क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग। देखिए 3 सेट आपको दिख रहे हैं, आई ए, आई बी, आई, कंट्रोल द ब्लड ग्रुप। आई ए, आई बी एंड आई, ये कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को एक ह्यूमन बीइंग में। क्यों बोला गया आई ए, आई बी, आई नॉट? यहाँ पे आई ए एक प्रकार का एलील है, आई बी आर इक्वली डोमिनेंट एलील, ये दोनों डोमिनेंट एलील है, लेकिन आई रिसेसिव एलील है जो कि दूसरा एलील है। अब अगर हम लोग टेबल बनाएंगे इसका तो ये देखो, इंडिविजुअल विद जीनोटाइप आई ए, आई ए, आई ए और आई, ये किसका ब्लड ग्रुप का होगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा। आई बी, आई बी, आई बी, आई नॉट, ये किसका, बी का होगा। आई ए, आई बी, अगर ये आया पेरेंट 1 से, ये पेरेंट 2 से, तो ए बी बनेगा। दोनों से आई नॉट आया तो ओ बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ फादर हैज द ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज द ब्लड ग्रुप बी, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, पापा का आई ए होगा, मदर का आई बी होगा, तो पापा के गैमेट में आई ए आएगा, मम्मी के गैमेट में आई बी जाएगा, बच्चे का गैमेट हो जाएगा आई ए, आई बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई ए बी, ठीक है। तो लिखा है अगर आप हेट्रोजाइगस पेरेंट ले लेते हो तो ए बी भी होगा और ओ भी होगा। हमने कैसे लिया है, हमने होमोजाइगस लिया है, हमने होमोजाइगस लिया तो हमारा आंसर आ रहा था केवल ए बी। अगर हम हेट्रोजाइगस ले लेंगे पेरेंट को तो फिर हमारा ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा, ठीक है, क्लियर। ये देखिए उसी का क्रॉस करा दिया, ये देखिए ए बी भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल। कोडोमिनेंस क्या होता है बेटा, कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस ऐसे समझिए, यदि दो एलील एक साथ डोमिनेटिंग कंडीशन में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, देयर आर एलील दैट आर एबल टू एक्सप्रेस themselves independently when found together in the heterozygote।
हेट्रोजाइगस स्टेज में हैं फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसको कोडोमिनेंस बोलेंगे। जैसे आई ए और आई बी। अब बताओ ये बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी हुआ। तो आप बताओ हमने ए क्यों, ए बी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है। लेकिन जरा इस केस के देखो, अगर पापा से मिलता आई ए, मम्मी से मिलता आई नॉट, तो आई नॉट कैसा होता है, रेसेसिव। तो यहाँ करेक्टर कैसा आता, ए। देखो इसका करेक्टर छुप गया। मम्मी का करेक्टर, मम्मी से आता आई बी, पापा से आता आई नॉट, तो भी बच्चे का क्या होता, बच्चे का होता आई बी आई नॉट यानी बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कंट्रास्टिंग नहीं होता है, कोई भी कंट्रास्टिंग नहीं होता है, ठीक है, इन द पेयर ऑफ डोमिनेंट। कैसे, जैसे मान लो रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कराया, तो अब आना चाहिए था रेड, परंतु आएगा पिंक, यानी इंटरमीडिएट करेक्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे। देखो क्या लिखा, मिराबिलिस जलापा में पिंक कलर के फ्लावर बन जाना, ये हाइब्रिड के बीच का करेक्टर आ जाना, रेड और व्हाइट के बीच का करेक्टर आ जाना, यही कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और इसका कोई बेस्ट एग्जांपल दीजिए। तो देखिए क्या होता है, अगर सिंगल बेस पेयर में अचानक चेंज आ जाए, यदि जीन के स्ट्रक्चर में किसी सिंगल बेस पेयर में अचानक से चेंज आ जाए, किसी इन्वर्जन के कारण या सब्सटीट्यूशन के कारण, विदाउट एनी अल्टरेशन ऑफ द रीडिंग ऑफ सक्सीडिंग बेस, मतलब बेस की रीडिंग ना बदले परंतु एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज आ जाए। जैसे रैट कैट हैट मैट, अब रैट में आर ए टी आता तो आर यू टी आ गया, तो ए की जगह यू आया परंतु आगे की रीडिंग बिल्कुल सेम है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, बाई कॉनकेव से वो लंबा हो जाता है और हसियाकार यानी सिकल शेप का हो जाता है। और इसका कारण था सब्सटीट्यूशन ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, वन नाइट्रोस बेस ग्वानिन टू एडेनिन, यानी ग्वानिन जो होता है वो वहां पे एडेनिन आ जाता है। फिर उसके बाद ऐसा कहाँ होता है, बीटा चेन में होता है। बीटा चेन में कहाँ पर, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, दो एक्चुअली चार चेन होती है, लेकिन दो प्रकार की चेन होती है, दो बीटा दो अल्फा। तो 6 प्लेस पर जो ग्लूटामिन था उसकी जगह वैलिन आ जाता है, ठीक है, तो ग्लूटामिन की जगह वैलिन सिलेक्ट हो जाता है। टिपिकल आरबीसी बाई कॉनकेव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिस्क लाइक होता है, और ये सेल को आसानी से ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कन्वे करता है। तो ये तो इसकी बात रही। लेकिन जब सिकल शेप हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, और ये चिपकने लगेगा हमारी ब्लड वेसल्स पे, जिससे ब्लॉकेज हो जाएगा और ब्लड रुकने लगेगा, या तो ब्लड बहुत स्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। 15 नंबर क्वेश्चन, हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, बॉबेरी एंड सटन ने। पूरा नाम है थियोडोर बॉबेरी एंड वाल्टर सटन, वाल्टर सटन। और कैसा था, इंडिपेंडेंट था कि डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन थ्योरी दोनों ने साथ में मिलके बाद में रिप्रेजेंट करी, लिखा ना पुट फॉरवर्ड। 16, मेंशन एनी टू ऑटोसोमिक जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम। दो ऑटोसोमिक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताइए, ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक हो गया डाउन सिंड्रोम, एक हो गया सिकल सेल एनीमिया, एक टाउ सिंड्रोम और एक फेनिलकेटोन्यूरिया। यहाँ 4 बता दिए गए, आपको 2 ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 के बारे में डिस्क्राइब करना है। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, फ्लैट हैंड हो जाता है, हैंड फ्लैट होते हैं, शॉर्ट नेक होती है, फोरहेड ब्रॉड होगा। तो देखो शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड, ब्रॉड फोरहेड, पार्सली ओपन माउथ, माउथ हमेशा ओपन रहेगा, माउथ हमेशा ओपन रहेगा, फॉरवर्ड टंग, टंग पे दरार होगी, मंगोलियन टाइप दिखेंगे, मंगोलियन टाइप दिखेंगे, आई लिड्स फोल्डेड होगा, आई लिड्स फोल्डेड होता है, ठीक है ना, स्टबी फिंगर होती है, फिंगर ऐसे ऐसे सिकुड़ा रहता है, हाथ हमेशा स्टबी रहती है फिंगर। साइकोमोटर, फिजियोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर होंगे, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें जो हार्ट होता है और जो अदर ऑर्गन होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी उसका सही से विकास नहीं हो पाता। सेक्स ऑर्गन भी अंडर डेवलप होते हैं, या गोनिडिया भी या जेनिटेलिया भी अंडर डेवलप होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में अभी अभी बताया था, उसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, लंबा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है यानी कर्व हो जाता है,
और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब ऑक्सीजन टेंशन लो हो जाती है, शेप बदल जाने के कारण क्या हो जाता है, तेजी से डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं आरबीसी, और इससे ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप सो आपको चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी 12 की एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी और इससे पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं जल्द से जल्द नई वीडियो में, नए सोल्यूशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।